हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, जो कि मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर था। ठीक है, जिसने मौर्यन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। और किसकी मदद से किया था? तो चाणक्य की मदद से किया था। चाणक्य का ही दिमाग था कि चंद्रगुप्त मौर्य को भाई गद्दी पे बिठाना है, क्योंकि धनानंद ने अच्छे से संभाला नहीं था मगध एम्पायर को। नंदों की डायनेस्टी को काफी डिक्लाइन करवाया था। तो और साथ में वो भी कहानी बताई थी कि खुद चाणक्य गए थे बताने के लिए कि भाई तू सही नहीं कर रहा है। उस समय भोग विलास में डूबा हुआ था, तो बोला कि तू मुझे सिखाएगा, ऐसे करके उनको बेइज्जत कर दिया था। खैर, तो चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठे। पिछले वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने देख लिया था। सो नाउ इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट बिंदुसार एंड ऑनवर्ड। ठीक है, बिंदुसार, अशोक वगैरह। तो हमारा पहला हेडिंग होगा बिंदुसार। बिंदुसार बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। तो बिंदुसार ऑफ कोर्स बेटा था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था एंड गद्दी पे बैठा। इसको जो है दूसरे नामों से भी जाना जाता है। ग्रीक में इसको अमित्रो केटस के नाम से जाना जाता है। अमित्रो केट्स। ठीक है, यानी कि इसको इस नाम से जाना जाता है। इसको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात यानी कि दुश्मन, स्लेयर ऑफ इनेमी कहते हैं। ठीक है, स्लेयर ऑफ इनेमी भी कहते हैं। ठीक है, अमित्र घात भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रीक राइटर इसको एमिट्रोकेट्स कहते हैं। एंड इसका बेटा अशोक था। ऑफकोर्स कहानी ऐसी थी कि अशोक का जन्म नहीं हो रहा था, बिंदुसार का बेटा नहीं हो रहा था। तो बिंदुसार ने तमाम कोशिशों के बाद, बहुत सारी कोशिश करने के बाद बेटा हुआ जिसका नाम अशोक हुआ। एंड तो हुआ कि भाई इसका नाम क्या रखे। जब बेटा हुआ तो उसका नाम क्या रखे, तो बिंदुसार ने इसका नाम अशोक रख दिया। अशोक कहने का मतलब कि अब कोई शोक नहीं है। ठीक है, तो इसका बेटा अशोक हुआ, और इसको जो है बिंदुसार को सिंह सेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक और नाम लिख लीजिए, सिंह सेन। सिंह सेन के नाम से जाना जाता है, ये जैन टेक्स्ट के हिसाब से। जैन टेक्स्ट के हिसाब से इसको जो है सिंह सेन के भी नाम से जाना जाता है। इसने जो है बिंदुसार ने अपने बेटे अशोका को कहाँ भेजा था? ये तक्षशिला भेजा गया था। उस समय जो है तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, रिबेलियन हो गया था अपने ही शासकों के अगेंस्ट में। तो उसको सप्रेस करने के लिए इसको तक्षशिला भेजा गया था। तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला भेजा गया था। किस लिए? ताकि जो रिबेल हुआ था उसको ये सप्रेस कर सके। और ये काम बहुत अच्छे से अशोक ने किया भी। ठीक है, अशोक ने किया भी। इसके अलावा जो है अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो की माने, सीरिया के किंग एंटियोकस ने अपना एम्बेसडर डाइमेकस को भेजा था इसके दरबार में। तो सीरिया के किंग ने सीरियाज किंग ने डाइमेकस को भेजा था बिंदुसार के कोर्ट में डाइमेकस को दूत के तौर पे भेजा गया था। सीरिया के किंग ने भेजा था। और सीरिया के किंग का नाम क्या था? सीरिया के किंग का नाम था दोस्तों एंटियोकस। ठीक है, एंटियोकस ने भेजा था। ठीक है, किसने? सीरिया के किंग का नाम था एंटियोकस। सीरिया के किंग ने एंटियोकस ने डाइमेकस को भेजा था बिंदुसार के कोर्ट में कि भाई जाओ वहां पे, फॉरेन रिलेशन बनाने के लिए भेजा गया था। ये स्ट्रैबो का कहना है। ठीक है, स्ट्रैबो के हिसाब से। इसके अलावा टॉलमी द्वितीय ने, इजिप्टियन किंग टॉलमी द्वितीय ने भी अपना एम्बेसडर भेजा था जिसका नाम था डायनीसियस को भेजा गया था। टॉलमी द्वितीय ने भेजा था। ठीक है, तो टॉलमी
सेकेंड ने अपना एम्बेसडर भेजा था जिसका नाम था डायनीसियस। डायनीसियस इसका नाम था, BION, डायनीसियस इसका नाम था। ठीक है, डायनीसियस को भेजा गया, टॉलमी द्वितीय के द्वारा डायनीसियस को भेजा गया। ठीक है, किसके कोर्ट में? अगेन बिंदुसार के कोर्ट में। और ये बिंदुसार के कोर्ट में आया, ये भी फॉरेन रिलेशन जो है अपना ठीक करने के लिए। एंड जो है ये हमें जानकारी जो है प्लिनी के हिसाब से प्राप्त होती है। ये वाली स्ट्रैबो के हिसाब से प्राप्त होती है, स्ट्रैबो के अकाउंट से पता चलता है। और ये वाला इंफॉर्मेशन हमें प्लिनी के अकाउंट से पता चलता है, प्लिनी के अकाउंट से पता चलता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी बिंदुसार के बारे में। साथ में जब एंटियोकस जो था जिसने अपना डाइमेकस दूत भेजा था, इसी से बाद में रिलेशन अच्छे हो गए जब बिंदुसार के, तो बिंदुसार ने इससे 3 चीज मांगे। ठीक है, 3 चीज मांगे कि मुझे भेज दो। ठीक है, ड्राई फिग्स, वाइन्स एंड एक जो है सोफिस्ट यानी कि फिलोसोफर मांगा। तो 2 चीजें तो मिल गई इसको, ड्राई फिग्स, वाइन वगैरह दोनों मिल गया, लेकिन इसको जो है फिलोसोफर नहीं भेजा गया, सीरिया के किंग ने नहीं भेजा, क्योंकि उनके मतलब कल्चर में फिलोसोफर को भेजना एक गलत काम होता था। ठीक है, तो इसने जो है बिंदुसार ने सीरिया के किंग से एंटियोकस से क्या मांगा था? 3 डिमांड किए थे। नंबर 1, भाई अल्कोहल दे दो, या फिर कहते हैं जिसे स्वीट अल्कोहल दे दो, स्वीट अल्कोहल का डिमांड किया। साथ में डिमांड किया ड्राई फिग्स जिसे अंजीर कहते हैं, और एक सोफिस्ट या फिर जिसे हम इसे ही फिलोसोफर कहते हैं, फिलोसोफर, ये भी मांग लिया था बिंदुसार ने। तो ये 2 चीजें इसको मिल गई, इसको अल्कोहल मिल गया, ड्राई फिग्स यानी कि अंजीर भी भेज दिया वहां के राजा ने, सीरिया के राजा ने। लेकिन उस सीरिया के राजा ने मना कर दिया भेजने से सोफिस्ट या फिर जो फिलोसोफर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके कल्चर में ऐसा नहीं था कि आप सोफिस्ट भेजोगे या फिलोसोफर भेजना, प्रोहिबिटेड था, उनके कल्चर के हिसाब से प्रोहिबिटेड था, तो उन्होंने नहीं भेजा। ठीक है, अब हम आते हैं बिंदुसार का इतना ही, बिंदुसार से आगे बढ़ के अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं अशोका के बारे में। अशोका जो कि बिंदुसार का बेटा था, जैसे कि कहानी मैंने बताई थी। ठीक है, तो अशोक जो है महानतम शासकों में से, अब तक के महानतम शासकों में से एक माना जाता है अभी भी। ठीक है, अशोक जो है महानतम शासकों में से एक माना जाता है। ठीक है, अशोक के बहुत सारे नियमों को, बहुत सारे शासन प्रणाली को हम आज भी फॉलो करते हैं। अशोक स्तंभ आज भी हमारा नेशनल जो है एक एम्बलम है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो कि अशोक से सीखने को मिलती है। तो अशोक किसका बेटा था? अशोक बेटा था बिंदुसार का, बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो अशोका बहुत महान था, ग्रेट था, कलिंग वार को लड़ा था, जीता था। उसके बाद इसका हृदय परिवर्तन भी हुआ था, क्योंकि कलिंग वार जो था उसमें बहुत ज्यादा ब्लडशेड हुआ था, बहुत ज्यादा जो है लोगों की जाने गई थी, और इसका जो है वहीं पे हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसको लगता है कि नहीं, ये जो धम्म की नीति है वो ज्यादा अच्छी है जो वार की नीति से। ठीक है, तो अशोक जो है बिंदुसार का बेटा था। जैसा कि हमने देखा था कि तक्षशिला में जब विद्रोह हो गया था, उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने इसको भेजा था, और इसने बहुत अच्छे से उसको दबाया भी था। ठीक है, तो अशोक के बारे में बहुत सारी बातें हैं वैसे तो जानने को। इसके आर्ट एंड कल्चर में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसकी पॉलिसीज काफी अच्छी थी, धम्म की नीति लेके आया और कलिंग वार लड़ा, तमाम चीजें ऐसे हुई। इसका जो है गद्दी पे बैठने के लिए वार ऑफ सक्सेशन भी हुआ, जिसमें बताते हैं कि अपने 99 ब्रदर्स को इसने मार दिया, एक को छोड़ दिया था। खैर, तो अशोक के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट एविडेंस, अशोका वाज प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ विच प्रोविंस? तो ये प्रोविंशियल गवर्नर था अवंती का। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नर था, मतलब गद्दी पे बैठने से पहले प्रोविंशियल गवर्नर था ये अवंती का ये जो है प्रोविंशियल गवर्नर था, और अवंती की राजधानी थी उस समय उज्जैनी। प्रोविंशियल गवर्नर था ये अवंती का। एंड
इसने धम्म की नीति दी। धम्म की नीति, धम्म की नीति कोई रिलीजियस थिंग नहीं थी, ये एक जनरल गाइडलाइन था इसकी जनता के लिए कि जो कि उनको फॉलो करना होता था, जैसे कि पशुओं की हत्या ना करना, बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करना, एंड रिलीजियस हार्मोनी बनाना। ये ऐसी चीजें जो है धम्म की नीति में बताया था इसने कि भाई जो है वार को छोड़ के हम धम्म की नीति से लोगों के जो है दिल को जीतेंगे। तो धम्म की नीति लेके आया, और धम्म के नीति के प्रचार प्रसार के लिए इवन अपने जो है बेटे बेटियों तक को भेज दिया था इसने श्रीलंका। अशोक ने अपने बेटे जो है और बेटी को, संघमित्रा को भेज दिया था कहाँ पे, श्रीलंका, ताकि धर्म का जो है, धम्म का जो है प्रचार हो सके, धम्म का। ठीक है, तो धम्म की नीति का प्रोपाउंडर था। इसके अलावा ये मगध की गद्दी पे बैठा 273 बीसी में, 273 बीसी में बैठा, लेकिन ये इसका जो कोरोनेशन हुआ था, जो राजगद्दी पे बैठने का जो राज तिलक होता है जिसे कोरोनेशन कहते हैं, कोरोनेशन इसका जो है ये लेट हुआ था, 269 बीसी में हुआ था। और इस दौरान माना जाता है कि 273 बीसी से लेकर 269 बीसी तक जो है ये लड़ता रहा अपने भाइयों से गद्दी पे बैठने के लिए। उस दौरान इसने अपने 99 भाइयों को मार दिया था। ठीक है, और पटना में अगम कुआं है, उसमें बताया जाता है कि अगम कुआं में लाश फेंक देता था। तो ये सब इसके बारे में कहानियां हैं। ठीक है, कोरोनेशन ऑफ कोर्स इसका 269 बीसी में हुआ था। जो अशोका का पुराणों के हिसाब से नाम क्या है, पुराणों के हिसाब से अगर देखें, पुराणों के हिसाब के से, तो अशोक का नाम जो है अशोक वर्धन है, अशोक वर्धन है। अशोक का नाम पुराणों के हिसाब से अशोक वर्धन है। एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इसके समय में ऑर्गेनाइज हुई थी। थर्ड यानी कि तीसरी जो है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ऑर्गेनाइज हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी इसके समय में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल दोस्तों 251 बीसी में ऑर्गेनाइज हुई थी, और उस समय जो किंग था यही था। ठीक है, ये 251 बीसी में ऑर्गेनाइज हुई थी। कहीं कहीं पे 247 बीसी भी देता है, तो ये दो जो डेट है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को आज भी। तो खैर, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 247 बीसी, अगर मान लो आप, तो इसी के समय में हुआ था, अशोक के समय में। और पाटलिपुत्रा में ये जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। जब हम बौद्ध धर्म को पढ़ रहे थे तो उस समय हमने ये देखा था। ठीक है, इसके अलावा अशोका जो है ही इनिशिएशन, उसका जो बुद्धिज्म जो है, अशोकाज इनिशिएशन इनटू बुद्धिज्म बाय निग्रोधा इज मेंशन्ड इन। ठीक है, जो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, अशोक जो है बौद्ध बन गया था बाद में, अशोका जो है बाद में जो है बौद्ध बन गया था, बौद्ध बन गया था ये। और ये बौद्ध जो है बना था, तो इसका मेंशन कहाँ पे है, तो ये जो मेंशन है दीपवंश और महावंश, ये श्रीलंका की दो जो है बौद्धिस्ट जो है टेक्स्ट है, दीपवंश एंड महावंश। दीपवंश और महावंश से हमें पता चलता है, दीपवंश एंड महावंश से ये हमें पता चलता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया था, अशोक जो है बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, और अशोका का जो इनिशिएशन है, जो बुद्ध धर्म अपनाया था, तो किसने इसको बुद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था, तो वो था उग्रसेन, उपगुप्त। उपगुप्त के कहने पे अशोका ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था, और ये हमें पता चलता है दिव्य वदना से, ये सोर्स है दिव्य वदना। ठीक है, खैर अशोका बुद्ध धर्म अपनाया, दीपवंश महावंश जो कि श्रीलंका के जो बौद्ध धर्म के टेक्स्ट थे वहां से हमें पता चलता है, और इसको बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करवाया था उपगुप्त ने, उपगुप्त ने। ठीक है, इतनी जानकारी आप रखिए। अशोका का जो है, अशोका और इसका नाती, अशोका और इसका नाती दशरथ, ठीक है, अशोक का नाती जो था दशरथ था, ये दोनों बुद्ध धर्म को मानते थे। इसका नाती भी था, ठीक है, ग्रैंड सन जिसे कहते हैं, इसका ग्रैंड सन था, इसका बेटा तो कुनाला था। ठीक है, इसका ग्रैंड सन था दशरथ। तो दशरथ भी जो था, दशरथ भी, ये भी जो था ये बौद्ध बन गया था, बुद्ध रिलीजन को फॉलो करता था, बुद्ध रिलीजन को ये भी फॉलो करता था। ठीक है, ये भी बौद्ध बन गया था दशरथ। ठीक है, अशोक के बारे में इतनी जानकारी, अभी खत्म नहीं होता है। अशोक एक बहुत ही महान शासक था, तो इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें आपको जाननी चाहिए और हम देखेंगे। ठीक है,
चलिए देखते हैं। अशोका के इंक्रिप्शंस की बात करेंगे, रॉक एडिक्ट की बात करेंगे और केव इंक्रिप्शन की बात करेंगे। तो अशोका के जो है एडिक्ट्स जो है या फिर इंक्रिप्शन जो है, अशोक अपने लोगों को, अपने जो उनकी जनता थी उनको वो इंस्ट्रक्ट करते थे इंक्रिप्शंस बना के। इंक्रिप्शन मतलब कि किसी भी हार्ड सरफेस पे खुदाई करके आप जब लिखते हो उसे इंक्रिप्शन कहा जाता है। जैसे कि पत्थर के ऊपर अगर आपने छेनी हथौड़ी से कुछ लिख दिया तो उसे क्या कहेंगे, इंक्रिप्शन कहेंगे। तो वो इंक्रिप्शन बहुत जगहों में जगह जगह पे जारी करते थे। अशोका के पिलर एडिक्ट्स हैं, अशोका का रॉक कट एडिक्ट्स है और अशोका के जो है तमाम ऐसे इंक्रिप्शन हम देखने के मिलते हैं। तो इसको हम हेडिंग में देंगे एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोका के जो एडिक्ट्स हैं, जो इसके मतलब कह सकते हैं कि आदेश जो जनता के लिए थे, वो सबसे पहले तो इंक्रिप्शन आता है इसमें। इंक्रिप्शन मैंने बताया, इंक्रिप्शन जो है, इंस्क्रिप्शन हमें 14 मेजर जगहों से जो है डिफरेंट आर्टिकल्स मिलते हैं। 14 डिफरेंट आर्टिकल्स मिलते हैं 8 जगहों में, जो कि प्रकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। तो हमें 14 इंक्रिप्शन मिलते हैं 8 प्लेसेस से, और ये मेजरली जो है ये ब्राह्मी और प्रकृत लैंग्वेज में है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट प्रकृत लैंग्वेज में ये है, ठीक है, इंक्रिप्शन। इसके अलावा इंक्रिप्शन के अलावा जो है इनके जो है रॉक एडिक्ट भी हैं। रॉक एडिक्ट भी हैं इनके, अशोक के रॉक एडिक्ट हैं, जिसमें भबरू रॉक एडिक्ट है। भबरू रॉक एडिक्ट बैरत में है ये। इसके अलावा भबरू रॉक एडिक्ट जो है, इट टॉक्ड अबाउट द फेथ इन बुद्धा धम्मा एंड संघा। ठीक है, किसका, अशोक का। इट टॉक्ड अबाउट फेथ इन बुद्धा धम्मा एंड संघा। 3 जेम कहते हैं बुद्धिज्म के। इसमें अशोक का जो है बिलीफ है, ये हमें भबरू रॉक एडिक्ट से पता चलता है। यहीं पे पहली बार भबरू में ही एक ही बार जो अशोका अपने आप को किंग कहते हैं मगध के, किंग कहते हैं मगध के। ये एक ही एडिक्ट में हमें पता चलता है, दैट इज भबरू रॉक एडिक्ट, भबरू रॉक एडिक्ट। इसके अलावा अशोका के केव एडिक्ट्स भी हैं, केव एडिक्ट्स भी हैं, केव एडिक्ट्स भी हैं। गुफाओं में भी इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो इस तरीके से हम एडिक्ट्स देख सकते हैं, 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं अशोका के एडिक्ट्स को। एक तो इंक्रिप्शंस है, जो कि जनरली पत्थरों वगैरह पे लिखा जाता था। 14 हमें इंक्रिप्शन मिले हैं 8 प्लेसेस से, और मेनली जो है प्रकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है जो 14 एडिक्ट है। इसके अलावा हमें डिफरेंट जगहों पे, जैसे कि अगर आप नॉर्थ वेस्ट में चले जाओ तो वहां पे खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी मिलता है। तो खैर, तो रॉक एडिक्ट भी है इनके, जो खासकर भबरू वाला ये सवाल पूछ लेता है कि भाई पहली बार किंग जो मेंशन किया गया है अशोक को, किस एडिक्ट में किया गया है। तो ये रॉक एडिक्ट जो है भबरू वाला, यहाँ पे जो है किंग अपने आप को इन्होंने कहा है। केव एडिक्ट भी है इनका। तो 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो इजिप्ट तो अशोक के जो संबंध थे वर्ल्ड में वो भी अच्छे थे, ठीक है। अशोक के जो संबंध थे वर्ल्ड में वो भी काफी अच्छे थे। तो उनको भी एक बार देख लेंगे कि अशोक के जो संबंध काफी अच्छे थे वर्ल्ड में, वो किन किन राजाओं के साथ अच्छे थे। मेनली 5 राजाओं के साथ वर्ल्ड में इनके संबंध अच्छे थे। उसमें से इजिप्ट के साथ इनका संबंध अच्छा था, सीरिया के साथ इनका संबंध अच्छा था। इसके अलावा जो है मकदूनिया, सेरेनी और इपीरस के साथ इनका संबंध अच्छा था, ठीक है। तो इनके जो है 5 ग्रेट किंग्स विद कॉर्डियल रिलेशन विद द, जो है ये हमें पता चलता है कि इनका जो संबंध था, मेनली इनका जो संबंध था, हम कह सकते हैं इनका जो संबंध था वो 5 किंग्स से था, 5 किंग्स से था वर्ल्ड में। और ये हमें पता चलता है 13th रॉक एडिक्ट से,
इनकी जो 13वीं रॉ ऑफ प्रिडिक्ट है उससे हमें ये पता चलता है कि इनका संबंध जो था 5 बड़े बड़े राजाओं से हुआ करता था वर्ल्ड में, जिसमें यहाँ पे मकदूनिया के राजा, मेसिडोनिया जिसे कहते हैं, उसके राजा अं, अं, अंथीनी अंथीनी एंटीगोनस गुनेट्स के साथ अच्छा संबंध था। अंथीनी 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 या फिर जिसे कहते हैं एंटीगोनस गुनेट्स, एंटीगोनस गुनाटस के साथ इनका संबंध अच्छा था। इसके अलावा सीरीन के साथ इनका संबंध अच्छा था, सीरीन के साथ इनका संबंध अच्छा था। ठीक है, सीरीन के साथ संबंध अच्छा था। वो राजा का नाम था मगास। इसके अलावा अगर बात करें मकदूनिया और सीरीन के अलावा तो और भी संबंध थे इनके, जैसे कि इजिप्ट के साथ इनका संबंध अच्छा था। इजिप्ट में इनका संबंध जो था टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस के साथ अच्छा संबंध था। टॉलमी सेकेंड फिलाडेल्फस के साथ इनका संबंध अच्छा था इजिप्ट में। इसके अलावा इनका संबंध अच्छा था इपीरस के किंग एलेक्जेंडर एंड एलिकासु दारो, एलेक्जेंडर एंड दूसरा नाम है एलिकासुदारो के साथ भी संबंध अच्छा था इनका। इसके अलावा इनका संबंध अच्छा था सीरिया के किंग एंटियोकस द्वितीय के साथ, सीरिया के साथ अच्छा संबंध था एंटियोकस द्वितीय। तो 5 ग्रेट किंगडम्स के साथ इनका संबंध बहुत बढ़िया था अशोका का। ठीक है, 5 ग्रेट किंगडम्स के साथ इनका संबंध बहुत ही बढ़िया बनाए हुए बैठे थे। ठीक है, अब हम इनके जो है कुछ देख लेते हैं, कुछ जो वार जो इनका हुआ था, मेनली वार जो कलिंग वार था, जिससे इनका हृदय परिवर्तन हुआ। ठीक है, 261 बीसी में ये लड़ाई लड़ी गई और बताया जाता है कि जिस ग्राउंड में ये लड़ाई लड़ी गई थी वहां पे इतना ब्लड बहा था कि वो पूरा ग्राउंड ब्लड हो चुका था। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और इससे भी कहीं ज्यादा लोग घायल थे। ठीक है, इस लड़ाई को जीतने के लिए, क्योंकि कलिंग पे विजय पाना इनके लिए एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई थी कि कितना भी ब्लड शेड हो इनको फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो ब्लड शेड देखने के बाद इनका जो है हृदय परिवर्तन होता है। तो फेमस जो ये कलिंग वार हुआ था अशोक के समय में, कलिंग वार ये हुआ था 261 बीसी में। ठीक है, 261 बीसी में हुआ था एंड ये वार में जो है विनर अशोका थे। ये पहला बिग वार था इनका, विनर अशोका थे, ऑफ कोर्स यही जीते थे, विनर थे। एंड ये हमें जो है कलिंग वार के बारे में जो पता चलता है वो 13th पिलर इंक्रिप्शन से पता चलता है। ये सोर्स जो नॉलेज का है कलिंग वार हुआ था ये कहाँ से पता चलता है, 13th पिलर इंक्रिप्शन से। और ये 8th ईयर ऑफ कोरोनेशन मतलब इनके राज तिलक के 8th ईयर ऑफ कोरोनेशन में ये हुआ था। ये भी पूछ लेता है कि कौन से साल में, कोरोनेशन के किस साल में ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो 8वें साल में लड़ाई गई थी 261 बीसी में। और इसका फर्क ये पड़ा कि भाई जो ये लड़ाई थी इसके बाद जो है इनका हार्ट चेंज हुआ, हृदय परिवर्तन जिसे कहते हैं। इन्होंने जो है धम्म की नीति अपना ली, बोला कि लड़ाई से नहीं अब हम धम्म से जीतेंगे। धम्म की नीति अपनाई इन्होंने, धम्म की नीति अपनाई, लड़ाई छोड़ दी इन्होंने अशोका ने। ठीक है, अब जो अशोक के समय कुछ प्रोविंसेस थे और उनकी कैपिटल, अशोक के समय जो मौर्यन एम्पायर की जो प्रोविंसेस थी और उसकी कैपिटल कई बार पूछता है तो उसको देख लेंगे। ठीक है, अशोक के समय जो इनकी प्रोविंसेस थी और उनके कैपिटल को देखना बहुत जरूरी है, तो वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अशोक के समय मेनली जो है
उत्तर पथ, अवंती पथ, कलिंग, दक्षिण पथ और ईस्टर्न प्रोविंस, 5 भागों में पूरा जो है प्रोविंस बटा हुआ था। पूरा अशोक का साम्राज्य या फिर कह सकते हैं मौर्यन एम्पायर बटा हुआ था 5 भागों में। तो एक तरफ लिखेंगे प्रोविंसेस और दूसरी तरफ लिखेंगे उनकी कैपिटल। तो जो एक प्रोविंस था उत्तर पथ, ये इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। आज के डेट में ये पाकिस्तान में पड़ता है तक्षशिला, ठीक है। उत्तर पथ प्रोविंस जो था इसकी कैपिटल तक्षशिला थी। इसके अलावा अवंती पथ जो था, अवंती पथ मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है उसे अवंती कहा जाता है अभी के डेट में, मध्य प्रदेश वाला। तो अवंती पथ जो था मालवा के आसपास वाला, इसकी कैपिटल उज्जैनी थी। उज्जैन, उज्जैन इसकी कैपिटल थी। उज्जैन अभी भी फेमस है महाकाल के मंदिर के लिए। फिर आता है कलिंग, जिसको इन्होंने जीता था अशोक ने। तो कलिंग की कैपिटल क्या थी? तोसली, तोसली, ठीक है इसकी कैपिटल। और कलिंग जो है मॉडर्न डे उड़ीसा को कहा जाता था उस समय, कलिंग। इसके अलावा दक्षिण पथ की बात करें, दक्षिण पथ की बात करें, दक्षिणा पथ की बात करें तो इसकी कैपिटल थी सुवर्णगिरी, मतलब कि प्रेजेंट डे कर्नाटक, सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी प्रेजेंट डे कर्नाटक को कहते हैं सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी प्रेजेंट डे कर्नाटक को कहते हैं। इसके अलावा जो आखिरी जो प्राच्या या फिर ईस्टर्न प्रोविंस कहते हैं जिसमें खुद राजा बैठते थे, प्राच्या कहते थे इसको, प्राच्या या फिर ईस्टर्न प्रोविंस भी कहा जाता है, ईस्टर्न प्रोविंस। इसकी कैपिटल खुद पाटलिपुत्रा थी, पाटलिपुत्रा। और पाटलिपुत्रा से ही पूरा जो है शासन किया जाता था इन सारे प्रोविंसेस के ऊपर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो बैठी थी कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में, यानी कि ईस्टर्न प्रोविंस में, ठीक है। इनकी कैपिटल्स जरूरी है, एग्जाम में पूछ लेता है तो नोट करेंगे इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और देखते हैं थोड़ा सा और नॉलेज। जो इनके सोगुरा कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन है और महास्थान इंक्रिप्शन बोगरा बांग्लादेश वाला है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे क्योंकि ये प्रकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। तो पूछ लेता है कि जो सोगौरा कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन है वो कहाँ से पाया गया है? तो वो गोरखपुर से पाया गया है, गोरखपुर से पाया गया है। तो इनके जो है सोहगौरा, सोहगौरा कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन, ये कॉपर पे लिखा गया है इसलिए इसको फेमस माना जाता है। कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन है ये। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये कहां से पाया गया है? ये पाया गया गोरखपुर से, गोरखपुर से, गोरखपुर, गड़बड़ हो गया। ये पाया गया है कहां से? गोरखपुर। गोरखपुर से पाया गया है, ठीक है। सोगौरा कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन पूछे तो गोरखपुर से पाया गया है। और एक और है जिसे कहते हैं महास्थान इंक्रिप्शन, बोगरा से पाया गया है। महास्थान स्थान इंक्रिप्शन जो है कहां से पाया गया है? ये बोगरा से पाया गया है। बोगरा इज इन बांग्लादेश, करेंटली बांग्लादेश में है ये। और ये दोनों जो इंक्रिप्शन है, दोनों इंक्रिप्शन जो है, ये दोनों इंक्रिप्शन जो है ये प्राकृत लैंग्वेज में है, प्राकृत लैंग्वेज में है और ब्राह्मी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। प्राकृत लैंग्वेज में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। तो ये दोनों कई बार पूछ लेता है। इनके समय में दो कोर्ट हुआ करते थे। अशोक के समय में दो तरीके के कोर्ट हुआ करते थे। अशोक के समय में अशोक के समय में टू टाइप्स ऑफ कोर्ट हुआ करते थे।
दो तरीके के कोड जो हुआ करते थे, एक जो सिविल कोड था और एक जो क्रिमिनल कोड था। सिविल कोड और क्रिमिनल कोड में बता था। तो जो सिविल कोड था उसे धर्मस्थिया कहा जाता था, धर्मस्थिया कहा जाता था। ये एक तरीके का सिविल कोड हुआ करता था, आज भी सिविल कोड होता ही होता है। और दूसरा जो था क्रिमिनल कोड, इसे कहा जाता था कंटक शोधन, इसको कहा जाता है कंटक शोधन कहा जाता था। ये जो था यहाँ पे जो क्रिमिनल आता था उसके लिए यहाँ पे व्यवस्था की जाती थी। तो ये जो था क्रिमिनल कोड था, क्रिमिनल कोड था। और जो जो सजा थी बहुत भयंकर थी भैया, अंग भंग तक कर दिया जाता था, सजा काफी खतरनाक हुआ करती थी। इंटेलिजेंस की संस्थाएं भी दो तरीके की हुआ करती थी। इंटेलिजेंस की जो संस्थाएं थी वो दो तरीके की हुआ करती थी, संस्था और संचार कहा जाता था उनको। टू टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हुआ करते थे। इंटेलिजेंस की जो संस्थाएं थी, इंटेलिजेंस की जो संस्थाएं थी वो भी दो तरीके की हुआ करती थी। एक थी संस्था, संस्था, और एक था संचार। ठीक है, संचार। संस्था जो था दोस्तों, दो तरीके की इंटेलिजेंस हुआ करती थी। जो खुफिया विभाग होता है ना, यहाँ पे भी हुआ करता था, मौर्यन एम्पायर में भी। तो दो तरीके का था ये इंटेलिजेंस सिस्टम। एक था संस्था जो कि मतलब आइडियल था, एक जगह रहता था, सेम प्लेस पे रहता था, घूमता नहीं था, सेम प्लेस पे रहता था, आइडियल रहता था ये। और संचार जो था ये रोम करता था, मतलब घूमता रहता था, रोम एवरीवेयर। संचार जो था घूमता फिरता इंटेलिजेंस था। संस्था जो था एक ही जगह बैठा रहता था, वहीं से अपने जो है कलेक्ट करता था इंटेलिजेंस को। संचार जो था वो रोमिंग वाला था, घूमता रहता था। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमने एक कहानी देखी थी कि भैया कि जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन पे बैठे थे, गद्दी पे बैठे थे, तो उनकी एक लड़ाई हुई थी सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस निकेटर जो कि नॉर्थ वेस्ट वाला जो प्रोविंस था उस समय का, वहां पे शासन कर रहा था, क्योंकि अलेक्जेंडर ने जीता था। वो पंजाब वाला रीजन था, मुल्तान पंजाब पाकिस्तान वाला कुछ रीजन था, वहां पे वो शासन कर रहा था, हिरात काबुल वगैरह पे। तो उसको हराया उन्होंने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया उसको। तो सेल्यूकस निकेटर हारने के बाद बोला कि ठीक है, फिर एक एग्रीमेंट हुआ और सेल्यूकस निकेटर की बेटी पसंद आ गई चंद्रगुप्त मौर्य को, और उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद अब लड़ाई हो गई थी, तो भाई संबंध तो बन ही गया, साथ में 500 हाथी गिफ्ट भी दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और बदले में जो है इसने, सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि मेरा एक दूत ले जाओ, अपने राज दरबार में रखना। वो दूत जो था उसका नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज का कंट्रीब्यूशन इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक बुक थी इंडिका, जो कि आज के डेट में ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, बट उसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट किताबों में लिखे गए हैं, तो वहां से जो है हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मेगास्थनीज आता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज के बारे में बात करेंगे। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो है आता है, और ये जो है पूरा बताता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तमाम चीजों के बारे में जिक्र करता है, पाटलिपुत्र के बारे में। और इसने एक किताब लिखी थी, वो किताब का नाम था, क्या नाम था दोस्तों? इंडिका। इंडिका ये बुक लिखता है, और इसमें ये बताता है कि पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे 30 लोग मिलके करते हैं। 6 काउंसिल बनाई जाती है, जिसमें हर काउंसिल में 5-5 बंदे होते हैं। ठीक है, तो इंडिका बुक में हमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है पूरा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, जिसमें एक तरफ आता है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल एडम लिखता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को। और यहाँ पे कहता है कि 30 मेंबर की जो है टोटल 6 कमिटियां होती हैं, 6 कमिटी होती हैं, ईच ऑफ 5 मेंबर्स, यानी कि टोटल 30 मेंबर की ये कमिटियां होती हैं। ठीक है, 6 कमिटियां होती है, 5 हर कमिटी में मेंबर, टोटल 30 मेंबर। तो थर्ड जो कमिटी होती है उसमें से, ठीक है, इसमें से जो थर्ड कमिटी होती है, थर्ड कमिटी जो होती है उसका काम होता है सेंसस कराने का, उसका काम करता है, होता है जनगणना। तो हमें ओल्डेस्ट जो जनगणना का साक्ष्य मिलता है
वो हमें मौर्यन एम्पायर से ही मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो है, जो सिक्स्थ कमिटी है, सिक्स्थ कमिटी जो होती है, सिक्स्थ कमिटी की बात करें, छठी कमिटी की, तो ये सिक्स्थ कमिटी का काम क्या होता है? सिक्स्थ कमिटी का काम होता है कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स, कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स इसका काम होता है, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट फॉर टैक्स इवेशन है, ठीक है। अगर कोई टैक्स की चोरी करता है, कोई अगर टैक्स इवेशन करता है, चोरी करता था उस समय, तो उसको डेथ पेनाल्टी दे दी जाती थी, डेथ पेनाल्टी दी जाती थी, ठीक है। तो टैक्स चोरी करोगे तो आपको सीधा जो है फांसी पे लटका दिया जाएगा, डेथ पेनाल्टी होता था। जो सिटी ऑफिशियल्स होते थे उनको एसटीओ नोमोई कहा जाता था। सिटी ऑफिशियल्स को क्या कहा जाता था? सिटी ऑफिशियल्स को कहा जाता था एसटीओ नोमोई कहा जाता था, एसटीओ नोमोई कहा है अपने मतलब बुक में मेगास्थनीज ने। तो ये सारी जानकारी हमें मेगास्थनीज से पता चलती है। साथ में मेगास्थनीज ने ये भी बताया था कि जो ये तो एडम की बात हो गई कि कैसे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। 6 कमिटियां थी, हर कमिटी में 5 मेंबर थे। थर्ड कमिटी जो था वो रिलेटेड था सेंसस से, और सिक्स्थ कमिटी जो था वो टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड था। और बाकी भी कमिटियां थी। खैर, जो हमें सोर्स जो है मेगास्थनीज से पता चलता है, इंडिका इसकी बुक से, वो ये कहता है कि जो सोशल या फिर इंडियन जो सोसाइटी थी उस समय, जो इंडियन सोसाइटी थी वो 7 जो है 7 कैटेगरीज में बटी थी, 7 कैटेगरीज में बटी थी, ठीक है। 7 कैटेगरीज में बटी थी। एंड इसमें 7 कैटेगरी में नंबर 1 आता था फिलोसोफर। फिलोसोफर की एक कैटेगरी थी कि भाई कुछ समाज में जो लोग थे वो फिलोसोफर थे। दूसरी कैटेगरी थी वो थी फार्मर की। फार्मर तो हमेशा ही रहा है, तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं। फिलोसोफर, फार्मर, एनिमल कीपर तीसरी कैटेगरी थी, एनिमल कीपर। उस समय समाज में एनिमल कीपर भी हुआ करते थे। इसके अलावा चौथी जो कैटेगरी थी वो थी आर्टिसंस की, जो लोग जो है कारीगर होते हैं, आर्टिसंस की कैटेगरी थी। इसके अलावा जो कैटेगरी थी वो 5वीं कैटेगरी वो थी वॉरियर्स की, जो लड़ाई लड़ते थे, वॉरियर्स की कैटेगरी थी। छठी कैटेगरी थी दोस्तों, छठी कैटेगरी क्या थी? छठी कैटेगरी थी इंस्पेक्टर की, जो इंस्पेक्टर हुआ करते थे, छठी कैटेगरी थी उनकी। और 7वीं कैटेगरी थी मिनिस्टर्स की, मिनिस्टर्स की कैटेगरी थी, मिनिस्टर्स की कैटेगरी थी। तो ये जो है 7 कैटेगरी में बटा हुआ था पूरा इंडियन सोसाइटी मेगास्थनीज के हिसाब से, मेगास्थनीज के हिसाब से ये बटा हुआ था। अब हम बात करेंगे चाणक्य के बारे में। चाणक्य की वजह से, चाणक्य के हेल्प से ही हम जानते हैं कि मौर्यन एम्पायर का स्टेब्लिशमेंट हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो अपने आप में महान व्यक्ति थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे चाणक्य। और चाणक्य ने ही ट्रेन किया था, पूरा ट्रेंड किया था चंद्रगुप्त मौर्य को। उनकी सेना खड़ी करी थी ताकि लड़ाई लड़ी जाए और धनानंद को हराया जाए और नंदों का साम्राज्य का विनाश किया जाए। तो चाणक्य अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चाणक्य के बारे में चाणक्य के बारे में जानते हैं। चाणक्य एक ऋषि के बेटे थे, एक ऋषि के बेटे थे जिनका नाम था, खुद उनका नाम था चाणक्य, ठीक है। चनक ऋषि नाम था और उन्होंने अपने बेटे का नाम चाणक्य रखा। इनका अदर नेम जो आता है वो कौटिल्य भी आता है, कौटिल्य भी इनको कहा जाता है। और इन्होंने फेमस अर्थशास्त्र की रचना की थी। इसके अलावा इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, ठीक है। इनका जो है पुराणों के हिसाब से इनको सुपेरियर ब्राह्मण माना जाता था, ठीक है। सुपेरियर ब्राह्मण पुराणों के हिसाब से माना जाता था, यानी कि सुपेरियर ब्राह्मण को उस समय द्विजर सभा कहा जाता था, द्विजर सभा। तो इनको पुराणों के हिसाब से देखें, पुराणों के हिसाब से तो इनको सुपेरियर ब्राह्मण माना गया है, सुपेरियर ब्राह्मण माना गया है। और सुपेरियर ब्राह्मण को पुराणों में कहा जाता था द्विजर, द्विजर साभा, द्विजर साभा कहा जाता था सुपेरियर ब्राह्मण को पुराणों के हिसाब से। अर्थशास्त्र के ये रचयिता थे। अर्थशास्त्र जो है
ये इंडियन पॉलिटिकल ट्रिटाइज के ऊपर ये बुक है। कई लोग सोचते हैं अर्थशास्त्र से मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो नहीं। अर्थशास्त्र जो है इंडियन पॉलिटी के ऊपर एक बुक लिखी थी इन्होंने, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, सभी एक ही नाम है। ये बुक है प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस के ऊपर, एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर ये एक बुक है, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस के ऊपर एक बुक है। और ये बुक जो है इसमें सप्तांग सिस्टम के बारे में पता चलता है कि स्टेट में जो है 7 बड़े बड़े लोग होंगे, सप्तांग सिस्टम का पता चलता है, जिसमें किंग आता है, जिसमें मंत्री आता है, तमाम ऐसे लोग आते हैं। तो ये जो सप्तांग सिस्टम है इसके बारे में अलग से जिक्र कर लेते हैं। सप्तांग सिस्टम ऑफ स्टेट, ठीक है, इन्होंने बताया था। तो सप्तांग सिस्टम ऑफ स्टेट में कौन कौन से लोग आते हैं उनको देख लेते हैं। मैं सप्तांग सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो ये जो उस समय के साम्राज्य में जो सबसे 7 इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे वो लोग थे। तो सप्तांग किसको किसको कहा जाता था? सप्तांग। नंबर 1 इसमें किंग आते थे, किंग, ठीक है, नंबर 1 किंग। नंबर 2 पे इनके जो है मित्र आते थे, या फिर फ्रेंड जिसे कहते हैं, मित्र। नंबर 3 पे कौन आता था? ठीक है, अमात्य, 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 ठीक है। इसके अलावा देखिए नंबर 4 पे तो पनिशमेंट, दंड, पनिशमेंट, दंड, ठीक है। इसके अलावा देखें अगर तो आता है आपका, इसके बाद आता है फंड, दैट इज कोष, फंड दैट इज कोष। कोष के बाद आ जाएगा फोर्ट, जिसे दुर्ग कहेंगे, फोर्ट, फोर्ट आ जाएगा, दुर्ग। दुर्ग भी ये सप्तांग का ही पार्ट था, ठीक है। इसके अलावा जो है अमात्य हो गया, किंग हो गया, फ्रेंड हो गया, सिटी जिसे जनपद कहा गया, जनपदा या फिर सिटी। तो मैंने बताया था ना कि जनपद किसे कहते थे? जन मतलब लोग, पद मतलब जहां पे लोगों के पैर पड़े उसको सिटी कहा गया था, और आज की डेट में भी सिटी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से सप्तांग सिस्टम हुआ करता था चाणक्य के हिसाब से, जो उनकी अर्थशास्त्र की बुक है उसमें ये जिक्र किया गया है, ठीक है। कुछ अदर रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे। देखेंगे, हम हेडिंग डालेंगे अदर रिलेटेड फैक्ट। अदर रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में देखेंगे तो अर्थशास्त्र जो है ये इसके हिसाब से परमिशन फॉर डाइवोर्स टू वाइफ अबेंडन्ड बाय हर हस्बैंड। तो जो व्यक्ति, अर्थशास्त्र के हिसाब से देखें, इसमें अर्थशास्त्र में ये जिक्र किया गया था कि जो व्यक्ति अपनी वाइफ को छोड़ देता था वो जो डाइवोर्स कर सकती थी, डाइवोर्स का प्रावधान था उस समय, ठीक है, डाइवोर्स का प्रावधान था। वाइफ जो है अपने हस्बैंड को छोड़ सकती थी इफ ही हैज सम डिफेक्ट इन हिज बॉडी और हैव बीन लिविंग इन फॉरेन फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ये भी था प्रावधान, ठीक है। वाइफ जो है कुड लीव हर, कुड लेफ्ट हर हस्बैंड इन केस ऑफ, हस्बैंड में कोई डिफेक्ट हो, बॉडी में कोई डिफेक्ट हो, या फिर वो फॉरेन में रह रहा हो लंबे समय से, फॉरेन में रह रहा हो लंबे समय से, ठीक है। इसके अलावा फॉरेनर्स वेयर एक्सेप्टेड एज फॉलन क्षत्रियास बाय मनु इन इंडियन सोसाइटी। फॉरेनर्स जो थे एक्सेप्टेड एज फॉलन, फॉलन क्षत्रियास कहा जाता था, क्षत्रियास कहा जाता था एज पर मनु, मनु, मनु के हिसाब से ये कहा जाता था।
अब हम बात करेंगे सारनाथ के पिलर की। सारनाथ का जो पिलर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे लायन कैपिटल भी कहा जाता है। तो मौर्यन के पीरियड के दौरान सारनाथ का पिलर जो है काफी फेमस हुआ। अशोका ने बनवाया था सारनाथ के पिलर को, जिसको अशोकन पिलर भी कहा जाता है और जो लायन कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि उस पिलर के ऊपर लायंस बने हुए हैं। ठीक है, लायंस बने हुए हैं, नीचे अशोक स्तंभ, तमाम ग्रेट व्हील मूविंग वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो सारनाथ का पिलर, सारनाथ का पिलर के बारे में देखेंगे तो ये जो है इसके टॉप पे, इसके टॉप पे जो है दोस्तों, इस सारनाथ पिलर के टॉप पे कॉलम बना है, कॉलम बना है, तो जिसे हम लायन कैपिटल कहते हैं। उसकी क्योंकि उस पर लायन बैठे हुए हैं, इसको इसीलिए लायन कैपिटल कहा जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो जो इसके लायन कैपिटल हैज बीन एडॉप्टेड एज नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, तो इसी लायन कैपिटल को नेशनल एम्बलम बनाया गया है। ये तो हम जानते ही हैं, नेशनल एम्बलम के तरीके से हमने इसको, एम्बलम के तरीके से हमने इसको एक्सेप्ट किया है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अशोका, किसने बनाया? तो अशोका ने बनवाया। एंड इसकी बात करें तो लायन फिगरीन जो है टॉप पे है, वो जो है पावर का सिंबल है। जो लायन कैपिटल है वो किस तरीके का सिंबल है? वो पावर को दिखाता है, अशोका के खासकर उस समय के पावर को दिखाता था लायन कैपिटल। तो ये सारनाथ पिलर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देनी जरूरी थी। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, वो वाले देख लेते हैं। वीवीआई फैक्ट्स देखते हैं, ठीक है, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है मौर्यन एम्पायर खत्म हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि सवाल में पूछता है कि जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट थी उसको किसने डिसाइफर किया था। क्योंकि पहले इसको समझ सकना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसको कोई डिसाइफर ही नहीं किया था। तो पहली बार इसको हेडिंग डालेंगे वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इसमें एक फैक्ट पूछा जाता है कि जेम्स प्रिंसेप ने किस साल में जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी या फिर अशोकन का जो पिलर इंक्रिप्शन था उसको डिसाइफर किया था। तो डिसाइफरमेंट अशोक के पिलर का, अशोक के इंक्रिप्शन लिख देता हूं, इंस्क्रिप्शन का किसने किया था दोस्तों? ये किया था, किसने किया था? ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने। और कब किया था? ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, 1837 एडी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बार बार पूछा गया है। इसके अलावा बात करेंगे कि जो खरोष्टी स्क्रिप्ट थी, हम जानते हैं कि जो अशोक का इंक्रिप्शन था वो इधर वाले रीजन में देखो, पटना वटना के आसपास वाले इंडिया में तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। साथ में आप नॉर्थ वेस्ट में चले जाओ, जिधर पाकिस्तान वाला रीजन है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, वहां पे खरोष्टी लैंग्वेज में लिखा गया था। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट जो था, खरोष्टी खरोष्टी जो स्क्रिप्ट था, ये स्क्रिप्ट जो है ये लिखा जाता था राइट टू लेफ्ट, ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। जो ब्राह्मी था वो लेफ्ट टू राइट था, ये राइट टू लेफ्ट था, ठीक है, राइट टू लेफ्ट था। इसके अलावा अनुराधापुर जो है श्रीलंका में, यहाँ पे एविडेंस हमें प्राकृत लैंग्वेज में अशोका के ब्राह्मी स्क्रिप्ट का भी मिलता है, ठीक है। एक फैक्ट लिखेंगे कि अनुराधापुर जो है, अनुराधापुर श्रीलंका में पड़ता है, एसएल लिखते हैं। और यहाँ पे हमें एविडेंस मिलता है प्राकृत लैंग्वेज का और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का। एविडेंस यहाँ पे भी मिलता है, श्रीलंका में भी एविडेंस मिलता है प्राकृत का, प्राकृत लैंग्वेज का और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का, ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यहाँ पे हमें मिलता है। अशोक का नाम जो है वो किस किस इंक्रिप्शन में मेंशन है? अशोक का जो नाम है वो किस, उनको बेसिकली देवनाम या पियादासी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो नाम है कौन कौन से इंक्रिप्शन से हमें पता चलता है? ये मस्की वाला है, गुर्जरा वाला है, नेटूर वाला है, उदेगोलम इंक्रिप्शन से हमें पता चलता है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है मस्की से, ठीक है।
अशोका का जो नाम मेंशन किया गया है वो देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से इनक्रिप्शंस में मेंशन किया गया है। अशोका का नेम मैंने बताया कि कहीं कहीं पियादासी है, कहीं कहीं देवनाम पिया भी है, ठीक है। अशोका का जो नाम है कहाँ कहाँ मेंशन किया गया है, ये इनके मस्की मस्की इनक्रिप्शन में मेंशन किया गया है। गुर्जरा गुर्जरा में भी मेंशन किया गया है, गुर्जरा मस्की। इसके अलावा नेटूर में मेंशन किया गया है, नेटूर इंक्रिप्शन में। इसके अलावा जो है उदेगोलम, उदेगोलम इंक्रिप्शन में भी मेंशन किया गया, उदेगोलम इंक्रिप्शन में भी मेंशन किया गया। इंडिका के लेखक मैंने बताया था कि मेगास्थनीज थे, सेल्यूकस निकेटर के दूत थे। तक्षशिला जो था वो फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन हुआ करता था। तक्षशिला जो था, तक्षशिला प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है ये तक्षशिला जो था। यहाँ पे बहुत बड़ी उस समय यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे मौर्यन एम्पायर के लोग पढ़ने जाते थे, यूनिवर्सिटी थी और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में से इसको भी एक माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो गुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहते हैं, हम जानते हैं। विष्णुगुप्त गुप्त कहते हैं चाणक्य को, साथ में अशोक को पियादासी कहते हैं, देवनाम पिया भी कहते हैं, बिंदुसार को अमित्र घात भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक पूरा ही कंप्लीट होता है, मॉडर्न एम्पायर कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में पोस्ट मॉडर्न पीरियड को हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।